नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्जाम की, एसआई और कांस्टेबल की सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए। जॉब प्रोफाइल क्या है, कि सैलरी क्या मिलती है, कितने दिन की छुट्टियां मिलती हैं, नौकरी लगेगी, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ये बच्चों में बड़ा एक लगता रहता है कि यार कितनी सैलरी मिलेगी मुझे इस नौकरी में लगने के बाद। उसी के हिसाब से हम अपनी नीड को देखते हैं, आवश्यकता कि हमें ज़रूरत कितना है, कैसी प्रोफाइल मिलेगी, क्या मैं समय निकाल सकता हूँ अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए। तो ये बहुत सारी बेसिक बातें होती हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज पता भी होना चाहिए। बालकों में अलग ही एक इंटरेस्ट होता है इसके बारे में जानने के लिए। तो आज हम सारी बातों को करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखती रहिएगा। और सरकारी नौकरी के क्या हैं असली फायदे, क्या तनख्वाह आपको मिलेगी, सारी बातों को आज मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल की, आरपीएफ में जो भी हमारे एसआई की वैकेंसी आई है या कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट उनका काम यही होता है, आरपीएफ में कांस्टेबल हर दिन घटनाओं, आपात स्थितियों के दौरान रेलवे पर कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसलिए कहा जाता है कि रेलवे में दिन रोज जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, कोई सामान लाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है तो उसको चेक करना क्या होता है पूरा। तो जितने भी रेलवे स्टेशन पर जितनी भी घटनाएं होती हैं सबकी निगरानी आपके आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए रेलवे क्षेत्रों पर नजर रखना और गश्त करना। गश्त करने का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसा सामान तो नहीं ले जाया जा रहा जिससे कि कोई खतरा हो सकता है पैसेंजरों को, या फिर जो रेलवे से यात्री उतर रहे हैं या जो चढ़ रहे हैं उनके पास कोई ऐसा अनौपचारिक सामान तो नहीं है। तो गश्त लगाकर या उसको मशीनों के हिसाब से चेक करके पूरा अंदर भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, रेलवे सुरक्षा आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे यात्री स्टेशन और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं आरपीएफ के, एसआई वाले, कांस्टेबल वाले, ये पता लगाते हैं कि भाई हमारे जो रेलवे में आने जाने वाले यात्रीगण हैं उनको रेल में अंदर कोई ऐसी व्यवस्था भंग तो नहीं है क्या। रेलवे की सारी चीज़ें, आप जब जाते होंगे आपने देखा होगा एसी के टियर 1 टियर 2 आप लोग, या स्लीपर के बॉक्स में आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा एसआई और कांस्टेबल को तरह तरह की चीज़ों को वो निगरानी में रखते हैं कि अंदर कोई ऐसा मिसबिहेवियर तो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय और अन्य बलों की सहायता के लिए भी काम करते हैं। मेरे भाई, जैसे कांस्टेबल की नौकरी है आपकी या एसआई की नौकरी है, तो रेलवे में कहीं पर भी कोई खतरा हो जाता है, बहुत सारी न्यूज आप देखते हैं कि रेलवे में ये रेल की पटरी टूटने के कारण ये हो गया है, तो वहां पर भी आपराधिक जितनी भी ये घटनाएं होती हैं, चोरी डकैती की जितनी भी समस्याएं सामने आती हैं, तो वहां पर आपके कांस्टेबल और एसआई का ये काम होता है। तो ये तो आपकी जॉब प्रोफाइल थी जो आपने समझी कि आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें काम करना क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, पैसा होता है। तो आप लोग पहले से ही मन बना चुके होंगे, जब फॉर्म भरता है एक बच्चा तो सोच लेता है कि मुझे इस नौकरी के अंदर कितनी तनख्वाह मिलने वाली है, क्या मेरी जरूरत है, तो ये सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि हमें अगर हम कांस्टेबल के पद पर और एसआई के पद पर लग जाते हैं तो कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूं ड्यूटी आवर्स क्या रहेगा। भाई नौकरी जो आपकी लगेगी इसमें कितने घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों, हमारे एसआई हो या कांस्टेबल हो, इसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी देना पड़ता है और 16 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि सरकारी नौकरियों में सबसे अच्छी नौकरी अगर कोई है ना तो रेलवे की ये नौकरी है। मात्र 8 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा ड्यूटी, 16 घंटे आप लोग अपनी पढ़ाई करो, हाँ, किसी से भी बातचीत करो, अपने घर परिवार को देखे, कुछ भी करो आप लोग, ठीक। तो 16 घंटे यहां रेस्ट रहता है। ये टाइमिंग कुछ इस तरीके से डिसाइड है, मान लो आपने मॉर्निंग में ड्यूटी करने का प्लान कर लिया है तो 6 बजे से लेकर और 2 बजे तक आपके 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, सुबह के 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आफ्टरनून में आपने करना है तो 2 से 10 बजे तक आपके रात के 8 घंटे हो जाते हैं। या आपको नाइट शिफ्ट में काम करना है तो नाइट शिफ्ट भी होती है एसआई और कांस्टेबल के लिए, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपके पूरे 8 घंटे हो जाते हैं। तो बड़ी ही अच्छी नौकरियों में से एक माना जाता है हमारा आरपीएफ डिपार्टमेंट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। और काम भी कोई ऐसा खास नहीं होता है, बस अपना नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्यूटी के आवर्स बता दिए। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मैंने जो बताया वो क्या होता है, पैसा। भाई हम लोग जानते हैं कि आपको असलियत बात यही है कि नौकरी लगानी है तो सबसे बड़ा क्या है, अल्टीमेट गोल आदमी का होता है कि यार पैसा कमाना है, बात यही है, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कांस्टेबल के बारे में यहां पर। तो कांस्टेबल की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हमारे कांस्टेबल जितने भी होते हैं इनका बेसिक पे होता है रेलवे में, आरपीएफ में 21,700 रुपये आपका बेसिक पे बनता है। यानी शुरुआत में जो बेसिक
पे जिसे कहते हैं वो 21,700 होता है, लेकिन इतनी सैलरी मिलेगी नहीं आपको, सैलरी बहुत मिलेगी, तो रुके रहिए, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे मिलेगी आपका। इसमें क्या होता है, डीए होता है, डियरनेस अलाउंस होता है आपका, डियर अलाउंस होता है। इसमें आपका 50% ये अभी तक मिलता आ रहा है, डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं, ये आपका 50% मिलता आ रहा है। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये साल में 2 बार बढ़ता है, किसी भी सरकारी नौकरी में ये 2 बार साल में बढ़ता है। और इस बार मान लीजिए आप, ये जो है अब चल रहा है, मई चल रहा है, तो अब जुलाई में ये दोबारा बढ़ने वाला है, और ये आपका 53% होने वाला है। 50 से भी कितना परसेंट होने वाला है, 53% आपका होने वाला है। तो किसी भी सरकारी नौकरी में ये आपका 2 टाइम बढ़ता है। सरकारी नौकरी में सैलरी आपको 2 बार बढ़ती है, एक आपका ये होता है और एक आपका सैलरी दूसरे तरीके से बढ़ती है जिसे इंक्रीमेंट कहा जाता है, तो वो बढ़ जाता है आपका। ये 53% होने वाला है। तो मैंने अभी जो लिया है इसका 50%, बेसिक कितना है 21,700, इसका 50% जब आप लोगे तो ये आपका बैठता है 10,850 रुपये लगभग। तो इतना और जोड़ दीजिए इसमें आप लोग, बल्कि ये बढ़ता रहेगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। जुलाई के बाद ये 53 हो जाएगा, अगस्त में ये लागू हो जाएगा आपका। अब मैंने बताया एचआरए, हाउस एंड रेंट अलाउंस आपका मिलता है, हाउस का, ये आपका 3906 रुपए मिलता है बच्चों सभी को, 3906। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी कौन से एरिया में है। हमारे 3 तरह के शहर बनाए गए हैं बेटा, एक्स सिटी होते हैं, वाई सिटी होते हैं और जेड। 3 तरह के शहरों में आपकी ड्यूटी लगती है, एक्स, वाई और जेड। अब ये आपका परसेंटेज से मिलता है, 9%, 18% और 27% आपका ये होता है। अगर आपकी जेड सिटी, उनको कहेंगे हम जो बिल्कुल खराब जगह है, जहां पर मतलब बहुत कम सस्ते में सामान मिल जाता है, और मतलब खराब जगह जिसे कह सकते हैं हम लोग, जहां पर महंगाई ज़्यादा नहीं है, उसको हम जेड सिटी कह सकते हैं। वाई सिटीज़ में आपके बढ़िया बढ़िया शहर आ जाते हैं, और एक्स सिटी में आपके सबसे बढ़िया शहर आते हैं, जैसे आपके दिल्ली है, उपनगर जिसे कहते हैं आप लोग, बढ़िया अच्छे शहर। छोटे शहर आ जाते हैं आपके वाई के अंदर। तो बच्चों, उपनगर नहीं, सॉरी, महानगर आ जाते हैं उसके अंदर, एक्स सिटी के अंदर आपके। तो वहां पर आपको 27% मिलेगा, क्योंकि वहां महानगर में महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी, तो वहां 27% मिलेगा। जहां महंगाई कम है वहां 9% मिलेगा। किसका 9%? बेसिक सैलरी का 9%। लेकिन मैंने अभी जो लिया है ये 3906, ना तो मैंने आपका कम के हिसाब से लिया, ना ज्यादा के हिसाब से, मैंने ये लगभग 18% बच्चों ले लिया है। 21,700 का 3906 बैठेगा, 18%। तो ये आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। महंगा शहर तो 27% और सस्ता है तो आपका 9%। मैंने इतना ले लिया है, इसको जोड़ते जाना। फिर उसके बाद आपका क्या आता है बेटा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है कि आपको जब ड्यूटी से जाते हैं आप कहीं पर, ड्यूटी ऐसा तो नहीं है घर के बाहर ही ड्यूटी लग रही है, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है वो आपका हर आदमी को, कांस्टेबल और आपको इसका क्या मिलता है, 2700 रुपये आपका मिलता है, आपका सैलरी में जुड़ के आता है। अगला क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है आपका, कि घर से जाने तक का जो किराया आप लोग लगाते हो वही आपका दोबारा। ट्रैवलिंग अलाउंस आपका क्या मिलता है, 1500 रुपये, ये हर व्यक्ति को मिलता है, जो भी आपके साथ के पार्टनर होंगे सभी को ये बराबर बराबर मिलेगा, 2700 और 1500 रुपये, जिस हिसाब से आपकी ड्यूटी होती है जहां जितनी दूर। अब अगला क्या है, मैसिंग का खर्चा, खाना पीना रहना, ये 2935 रुपये आपको मिलता है खाने का। राशन मनी आपको 3821 रुपये मिलता है। ये आपका ग्रॉस सैलरी टोटल अगर इसको आप लगाओगे तो ये बैठेगा 47,420 रुपया, जो कि एक खुद में बहुत बड़ी सैलरी है। अगर आप स्टार्टिंग में भी लगते हो शुरुआत में, तो इतनी सैलरी आपको 47,420 मिलेगी। मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। रेलवे में 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है। एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको सैलरी 13 महीने की देता है। अब इसका रीजन है यार, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं सैटरडे या संडे को त्योहार की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन यहां पर रेलवे को त्योहार की छुट्टी नहीं मिलती है। बेचारे फिर भी काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पब्लिक है वो त्योहारों पर ही रेलवे में जाती है। आपने पता ही है, रेल फुल होके जाती है, तो त्योहारों की छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी कब मिलती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कितनी छुट्टी मिल सकती है। तो वहां पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। 47,420 तो ये आपका मिलेगा ही मंथली, 13 महीने की सैलरी। लेकिन 13वें महीने में ये मत सोचना 47,000 ही मिल जाएंगे 13वें महीने में, थोड़ी सी कम आती है लेकिन मिलती है। कितनी आएगी मैं बता देता हूं। इन दोनों को जोड़कर आती है, वो बेसिक पे और डीए को जोड़कर आती है, तो लगभग आपकी 32,000 रुपए के समथिंग आपकी आती है 13वें महीने में। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग। तो 13 महीने की सैलरी। अब इसमें से थोड़ा सा कट भी जाता है भाई, 47,000 हर महीने नहीं मिलेंगे, 47,420 इसमें थोड़ा सा कट जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम हमारी होती है जिसमें 220 रुपए कट जाते हैं। आपका इंश्योरेंस में 30 रुपए काटती है
हर मंथली 30 रुपए काटती है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 2230 रुपए कट के आते हैं बेटा। 47,420 में से 2230 घटा दो, 45,190 आपके रुपए मंथली आपको मिलेंगे। 45,190 रुपए बच्चों, ये आपका ही है। ये कटा जो है ये आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन ये है आपका ही जो कटा हुआ है। तो सैलरी आप यही समझे, ये आपका ही है, ये कटेगा। और 13वें महीने में मैंने बता दी लगभग 32,000 रुपए मिलेंगे 12 के अलावा, 12 महीने के अलावा। ठीक है, तो ये आपका भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन था जो आप सैलरी, कांस्टेबल की सैलरी बच्चों मैंने बता दी है। ये अन्य सुविधा की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो याद रखिएगा आप लोग, अन्य सुविधा में क्या मिलता है हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई को। तो यहां पर मिलता है बेटा, जब भी आप कहीं पर जाते हो यात्रा करने के लिए, तो स्लीपर का आपको टिकट मिलता है। कांस्टेबल वाले जो होते हैं उनको स्लीपर का टिकट मिलता है, विद फैमिली आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। मेडिकल फैसिलिटी अलग से आपको मिलती है विद फैमिली। एक मंथ का, ये मैंने आपको बता दिया कि एक मंथ का सैलरी क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये आपका एसआई में भी मिलता है और ये आपका कांस्टेबल में भी मिलता है और एसआई में भी मिलता है। दूसरा मैंने बताया यहां पर दोनों में अंतर क्या है। आरपीएफ एसआई में जब भी आप ट्रैवल करने जाओगे तो आपको परिवार के साथ सेकंड एसी का टिकट मिलेगा, 2 टियर एसी का आपका टिकट मिलेगा, 2 टियर एसी सेकंड एसी का टिकट मिलेगा, वहां स्लीपर का टिकट मिलता है। और यहां पर भी आपकी 1 मंथ की सैलरी क्या मिलती है एक्स्ट्रा, 13वां महीना जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 32,000 रुपए आपके मिलते हैं डीए को मिलाकर और आपका क्या है बेसिक सैलरी को मिलाकर। तो ये आपकी अन्य सुविधाओं में बेटा आ जाता है आपके कांस्टेबल और एसआई में। लीव्स कितनी मिलती हैं, सबसे बड़ी ये है कि भाई सर, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर क्या छुट्टी नहीं मिलती है रेलवे के नौकरी में, तो मैं बता देता हूं छुट्टी की भरमार है, अच्छी खासी छुट्टी मिलती है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। हाँ, ये बात अलग है कि त्योहारों पर कभी कभी छुट्टियां नहीं मिलती हैं क्योंकि ज्यादातर पब्लिक ट्रैवल हमारी इसी से करती है। ठीक है, लीव्स कितनी मिलती हैं कांस्टेबल के अंदर और आपके एसआई के अंदर, दोनों के बराबर लीव का जो है वो सेम रहता है हमारा प्रोसीजर। सीएल मिलती है बेटा आपको कितनी, 15 आपको सीएल मिलती है। सीएल का मतलब है कि आप लोग कैजुअल लीव, जब मन चाहे आप इन 15 छुट्टियों को कभी भी ले सकते हो, इधर भी और इधर भी। कैजुअल लीव कहते हैं, जब मन करे, जब आपकी जरूरत पड़े, जब मन करे आप 15 सैलरी साल में ले सकते हैं। साल की बता रहा हूं, ये मंथली नहीं है, कहीं सोचो कि 15 दिन छुट्टी रहेंगे, नहीं, ये सैलरी आप, ये जो आपकी छुट्टियां हैं ये आपका क्या है, साल के अंदर है। एलएपी होता है बेटा आपका लीव एनुअल पे या लीव एवरेज पे कह देते हैं इसको, बहुत सारे ईएल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 30 दिन का मिलता है बच्चों, यानी कि इन छुट्टियों को भी आप ले सकते हैं। 30 दिन का आपका साल के अंदर होता है। और ऐसा होता है कि मान लो इस साल आपको जरूरत नहीं पड़ी छुट्टी लेने की 30 दिन की, तो आपकी ये ऐड होती जाती है मेरे बच्चे। ये जो 30 दिन है आपके ऐड हो जाते हैं, अगली साल आप 60 दिन ले सकते हो, फिर अगली साल 90 दिन ले सकते हो। तो याद रखना ये 30 दिन आपके अगले साल में ऐड हो जाते हैं, अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हो तो ये आपके ऐड हो जाते हैं। मेडिकल आपकी एक्स्ट्रा लीव मिल जाती है, कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको उसमें लीव मिलती है। तो मैंने कहा था छुट्टियों की आपकी भरमार होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी ऐड हो जाती है मेरे बच्चे, ये आपकी ऐड होती चली जाती हैं, आगे सालों में आपकी ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा पूरा प्रोसीजर था जो मैंने आपको समझाया। और बच्चे ऐसा होता है कि इनको ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये ज़्यादा एक लिमिट तक ऐड होती है। मान लो कि आपकी 300 हो गई, 300 हो चुकी हैं आपकी, तो ऐसा नहीं है, अगर आप इनको लेते भी नहीं है तो आपका इनका पैसा भी मिलता है। जब रिटायरमेंट आपका होता है तो इन सबका पैसा भी आपको इकट्ठा मिलता है कि आपने इतने दिन की छुट्टी नहीं ली थी, तो उसका पैसा भी आपको गवर्नमेंट देती है। तो एक सबसे अच्छी नौकरी है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, जिसका पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कांस्टेबल का और एसआई का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेहनत करते रहिए, सभी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।